चलिए इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। कोडिंग सीएमएस के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, ये भी देख लिया कि भाई हमारे पास वेबसाइट्स किस तरह की होती हैं। जो हमारे पास वेबसाइट आएंगी उनमें से कुछ वेबसाइट सीएमएस बेस्ड हो सकती हैं और कुछ वेबसाइट्स कोडिंग वाली हो सकती हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर ये डिस्कस किया कि हमसे अगर कोई रिकमेंडेशन मांगता है तो हम क्या रिकमेंडेशन उसको देते हैं अगर उसने वेबसाइट बनवानी होती है। अगर उसकी वेबसाइट बनी होती है फिर तो हम उसकी वेबसाइट पे काम करेंगे। अगर उसने वेबसाइट बनवानी हो, इन्वेस्ट करना हो, हम उसके बजट को देखेंगे और बजट के मुताबिक उसको बताएंगे, लाइफ टाइम के मुताबिक बताएंगे, एडवांटेजेस बताएंगे कोडिंग के। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। इसी तरीके से सीएमएस के एडवांटेजेस बताएंगे और डिसएडवांटेजेस बताएंगे। एज ए टेक्निकल हमें ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि भाई मैं तो वेब डेवलपमेंट नहीं करता, मुझे कि नहीं पता, ये किसी वेब डेवलपर से आप एडवाइस ले लें। ये हमारा काम है, ये हम लोगों ने डेवलपर को बहुत सारी एडवाइसेज आगे जाकर देनी है, क्योंकि हम डेवलपर तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जहाँ जहाँ पर बग्स नज़र आने हैं सब हमने डेवलपर को बताने हैं। बग्स हम फाइंड आउट करेंगे, हालांकि करने डेवलपर को चाहिए, लेकिन हम इसलिए फाइंड आउट करेंगे कि भाई वेबसाइट जो नहीं चल रही, वेबसाइट जो रैंक नहीं हो रही है, तो हम देखेंगे ना कि भाई किन किन रीजंस की वजह से वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है। तो वो जो बग्स होंगे फिर वो हम डेवलपर को बताकर उन बग्स को भी रिजॉल्व करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है जी, आ जाए। अच्छा, अब ज़रा एक न्यू पेज यहाँ से लेते हैं। और अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना इसको। और मैंने कहा था कि हम लोग अपना स्टार्टअप कोडिंग से लेने वाले हैं। जी, सब स्टूडेंट्स वही हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लास में मेरी डिस्कशन सुनी हुई है बॉयज़ में। जी, कोई ऐसा तो नहीं जो आज फर्स्ट डे में है? फर्स्ट डे आज किसी का नहीं है? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद ज़रा हम डिस्कस भी करते हैं, इंडिविजुअली तौर पर मैं डिस्कस करूंगा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या डिस्कस किया। ठीक है, क्लास के बाद अब हम लोगों ने शुरू करना है। भाई वेबसाइट है हमारे पास, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये एक हमारे पास वेबसाइट है। मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ तो हम कहते हैं भाई वेबसाइट तो यूआरएल की शक्ल में ही आएगी ना हमारे पास, जो भी आएगी। तो हम कहते हैं कि ये एक यूआरएल की शक्ल में एक वेबसाइट है, हमने इस पे काम करना है। तो हमने इसको क्या समझना है, एक वेबसाइट समझना है कि फाइल समझना है, किस तरह हमने इस पे काम शुरू करना है, हमारा स्टार्ट क्या होगा। जी, एक्चुअली तो ये एक वेबसाइट है, देखा जाए तो एक यूआरएल है, लेकिन इस यूआरएल के अंदर, इस वेबसाइट्स के अंदर हमें नजर क्या आ रहा है? तस्वीरें, टेक्स्ट, उसके बाद ये क्लिक कर हाइपरलिंक्स, लिंक बना हुआ है ना ये, तो ये क्या हो गया? हाइपरलिंक्स, इमेजेस। भाई और तो कुछ भी नहीं है ना, ये मैप हमने ऐड किया हुआ है बीच में, बाकी सब चीजें ऐसी हैं, ये भी हाइपरलिंक्स हैं सारे। अब ये हम लोगों के पास कैसे आएगी और हमने इस पे काम किस शक्ल में करना है? हम लोगों ने इस पे काम फाइल की शक्ल में करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो हमारी वेबसाइट्स है ये नंबर ऑफ फाइल्स पर मुश्तमिल होगी, और जब ये नंबर ऑफ फाइल्स पर मुश्तमिल होगी तो कोई एक फाइल तो खुलेगी ना खुद से। यानी एक बंदा लिखता है ना abc.com, जैसे भी मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com, तो वेबसाइट लोड हुई, तो एक्चुअली क्या लोड हुआ? फाइल लोड हुई। ठीक है ना, बेसिकली क्या लोड हुआ? फाइल लोड हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह समझना है कि भाई वेबसाइट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, वेबसाइट के जो एसिड्स हैं वो क्या हैं? फाइल्स हैं। उन फाइल्स को ही हमने पढ़ना है। उनमें कुछ इमेजेस हैं, आपने देख लिया, और कुछ हमारी HTML फाइल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाइल कौन सी फाइल है? ये जिससे वेबसाइट हमारी लोड हो रही है, जब हमारी वेबसाइट खुलती है तो ये सफ़ा हमें नजर आ रहा है। आप सब जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? होम पेज। आप सब जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? हम लैंडिंग पेज या होम पेज, ऐसे ही है ना। यहाँ तो होम पेज कहते हैं, यहाँ लैंडिंग पेज कहते हैं, जो आपकी वेबसाइट का पहला पेज होता है। उसके बाद जो बाकी के पेजेस होते हैं वहां तक हमारा एक्सेस कैसे होता है? बाकी के पेजेस पे हमारा एक्सेस कैसे होता है? शाबाश, ये एज ए, हाँ,
गुड, लिंक की शक्ल में, हाइपर लिंक्स जो बने हुए हैं। बाकी के जो पेजेस हैं वहां पर हमारा एक्सेस कैसे होता है, लिंक्स की मदद से, यानी हाइपर लिंक्स की मदद से। लेकिन जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो कोई एक ही फाइल लोड होती है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि इंडेक्स की फाइल ने लोड होना है। तो अब हमें ये समझना है कि भाई ये जो फाइल है ये बनी कैसे हुई है सबसे पहले तो, ठीक है। तो जरा अब ये देखते हैं कि इसकी कोडिंग कहाँ है और फिर हम इसको समझना शुरू करते हैं, ठीक है। आप इसी तरह कोई सी भी वेबसाइट खोल सकते हैं और उसकी कोडिंग को देखें, लेकिन उससे पहले जरा एक चीज और देख लें। ऑनलाइन देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ऑनलाइन CMS डिटेक्टर लिखा मैंने एक साइड टर्म लिखी है कि ऑनलाइन CMS डिटेक्टर। क्या समझ में आया, इसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं, मैं ये देखने लगा हूं कि भाई ऑनलाइन CMS डिटेक्टर का मतलब ये है कि भाई ये मुझे डिटेक्ट करके बताए कि ये जो वेबसाइट है जो मैं इसे बताने वाला हूं क्या ये CMS है कि कोडिंग है। जैसे मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी, कोई मैजिक तो नहीं है ना कि मैं उसका इंटरफेस, तो ग्राफिकली इंटरफेस तो सबका एक जैसा ही होगा। सो वेबसाइट की शक्ल देख के तो मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगा ना कि भाई ये CMS में बनी होगी या कोडिंग में बनी होगी। तो कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे मुझे पता लगे। नो डाउट मुझे क्लाइंट तो बता ही देगा कि किस में बनी हुई है, लेकिन मैंने भी तो देखना है ना खुद से कि भाई ये वेबसाइट किस एप्लीकेशन की है, CMS की है कि कोडिंग की है। सो आप यहाँ लिखोगे ऑनलाइन CMS डिटेक्टर, इतनी सारी वेबसाइट्स आएंगी आपके सामने जिनसे आप ये चेक कर सकते हो, जो आपको बताएगा कि ये CMS बेस है कि CMS बेस नहीं है। लिखा हुआ है जी CMS डिटेक्टर, आ गया सबसे ऊपर ही आ गया CMS डिटेक्टर। नीचे लिखा हुआ है व्हाट CMS, बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ये पहले वाली सबसे अच्छी ऑप्शन है और इस URL का नाम है cmsdetect.com, यानी कि एक वेबसाइट है cmsdetect.com के नाम से, जहां पर जाकर हम अपनी वेबसाइट पुट करेंगे। वो मुझे बताएगा कि ये वेबसाइट कोडिंग वाली है कि ये वेबसाइट CMS की है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं जी, एक URL की जगह आ गई है हमारे पास। एक तो मैंने अभी एक वेबसाइट ये खोल ली है, इसी को कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। जहां पर एंटर URL लिखा हुआ है ना, यहां पर आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस पेस्ट कर दो। तो यहां पर जब आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस लगाओगे तो वो बताएगा कि भाई ये कोडिंग में बनी हुई है कि ये CMS में। सो यहां पर हम इसे पेस्ट करते हैं और जरा देखते हैं क्या कहते हैं। ये विंडो आ गई है तो इसे बंद कर दें, हमने इस विंडो में ही रहना है। हाँ जी, उसने स्कैन करना शुरू कर दिया। मैसेज क्या आया, वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज CMS, ठीक है, यूज बाय दिस वेबसाइट। क्या समझ में आया आपको जी, क्या समझ में आया? स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे सारे। ये CMS की वेबसाइट नहीं है। तो अगर ये CMS की वेबसाइट नहीं, CMS का मतलब सिर्फ वर्डप्रेस नहीं होता, ये ज़हन में रखना है। शॉपिफाई भी CMS है, विक्स भी CMS है, और हो सकता है ऐसे भी हों जो अननोन हो, जिन्हें हम यूज ना करते हो, नए नए एप्लीकेशन आए हो, प्रेफरेबल ना हो, रिकमेंडेड ना हो, वो भी CMS हो सकते हैं, ठीक है। तो हम CMS को फाइंड कर रहे हैं अभी एक्चुअली। अब ये पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है जी, इसको जरा राइट क्लिक करो और कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको डिटेक्ट कर देते हैं। इस बार फिर मैंने डिटेक्ट किया, अब मैंने दूसरी वेबसाइट दी है उसको, दूसरी दी ना पीक सोल्यूशन। अब देखते हैं जी अब वो क्या कहता है हमें जी। क्या पता लगा हमें, क्या कह रहा है भाई, ये किस में बनी हुई है, वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट है। और अब इसी से ही मैं आपको बताता हूं कि जो हम लोग पिछली क्लास में भी बग्स की बातें करने लगे हुए थे, तो अब आप ये देखो कि ये वेबसाइट पीसीज में बनी हुई है, ऐसे ही है ना, देख रहे हैं आप, मुख्तलिफ पीसीज हैं और ये सारे के सारे ही CMS हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली ये एक CMS के साथ भी बिल्कुल नहीं बनी है। एक CMS से कोई एप्लीकेशन बन भी नहीं सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ कामों के लिए, आपको कहा था ना प्लगइन्स की बात की थी, थीम्स की बात की थी। क्या कह रहा है वो, कहता है भाई 53% जो वेबसाइट है वो तो वर्डप्रेस की है। इवन शॉपिफाई का पार्ट भी इसमें शामिल है, लारावेल का पार्ट भी इसमें शामिल है, विक्स का पार्ट भी इसमें शामिल है, वू कॉमर्स का भी पार्ट इसमें शामिल है, और आखिर में कितने सारे CMS इससे मिलकर बनी हुई है ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन सारे प्लगइन्स में से किसी में भी कोई इशू आया
किसी में भी कोई वल्नरेबिलिटी होल्ड मिला उसको, तो आपकी वेबसाइट रिस्क पर जाएगी ना। मतलब कितने सारे इनमें से ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अफेक्ट तो पूरी वेबसाइट करेगी। यही वजह है जिसकी वजह से हम ये कह रहे थे कि हम कोडिंग को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, चले अब ये तो एक मसला हल कर लिया हमने कि भाई कोई भी वेबसाइट आए तो हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, पता लग गया ना हमें कैसे डिटेक्ट करना है। CMS डिटेक्टर यूज करेंगे, वो हमें बता देगा भाई किसमें वेबसाइट है। अगर ये पूरी की पूरी शॉपिफाई में बनी होती वो उसी तरह की डिटेल्स दे देता, मतलब जिस भी एप्लीकेशन में बनी होती वो उसी तरह की डिटेल देता। चलें अब इसमें आ जाते हैं और इसको ज़रा बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ओहो मैंने बंद कर दिया बेटा। CMS क्या यू आ रहा है, आपने इसको करके नहीं देखा? हाँ? जापान की कोई वेबसाइट है? आप खुद नहीं चेक करोगे? मेरे पास ग्रुप भी नहीं है। स्पेल बोलो, स्पेल बोलो मैंने कहा। पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं जी। फुटबॉल स्पेल बोलो यार, ये स्पेल तो नहीं है। FOOTBA, हाँ जी, EM, आगे आगे PIRE डॉट EXBLO ब्लॉग है ये। अच्छा आगे डॉट, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये सब डोमेन में है, पता लगा ना कि सब डोमेन है, मेन वेबसाइट नहीं है। मेन वेबसाइट क्या है? football.jp है, उसके अंदर एम्पायर एक्स ब्लॉग के नाम से ये बना। ठीक है, अभी तो मैं ये कर रहा हूँ लेकिन आपने मेरे से कोई काम नहीं करवाना। ठीक है, मेरे से गाड़ियाँ सही कराने नहीं आए हो आप लोग। हाँ, मैं आपकी गाड़ियों के इंजन सही करूँ, तरीका होता है ना, अब आप खुद टेक्निकल बंदे हो, क्योंकि इस तरह करेंगे ना तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा। कोडिंग ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये तरह सा काम था, इसमें क्या था यार, मैं ये खुद कर लो यार, इस तरह टाइम वेस्ट होगा ना। ठीक है, इसीलिए तो टूल बताया आपको कि आप खुद घर जाके चेक करो, और ये भी चेक करना कि कोई तो ऐसा टूल है जो सिर्फ वर्डप्रेस डिटेक्टर हो। ये भी आप लोगों ने खुद घर जाके वर्डप्रेस डिटेक्टर, CMS नहीं, CMS वर्डप्रेस एक CMS है, डायरेक्टली वो वर्डप्रेस को डिटेक्ट करे कि भाई ये वर्डप्रेस की है कि नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आपने खुद से वर्किंग करनी है। चलें अब आ जाते हैं इधर। अब ये वेबसाइट है पूरी, हमने कहा भाई ये कोडिंग में बनी हुई है, ये किया ना अब हमने। अब आप लोगों ने जब इसकी कोडिंग में जाना होगा तो आप लोगों ने या तो इस पर राइट क्लिक करके सोर्स में चले जाना है, तो यहाँ फिर इसका शॉर्टकट यूज कर लो Ctrl+U। ठीक है, ये लिखा हुआ है व्यू पेज सोर्स। ये मैंने वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक किया, मैंने कहा वेबसाइट के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और लिखा हुआ है व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स, याद रखिएगा सोर्स को मैं देख रहा हूँ, चेंज नहीं करने लगा, सिर्फ देखना चाह रहा हूँ अभी। इस तरह तो कोई भी बंदा वेबसाइट चेंज कर सकता है ना उसका कोडिंग देखकर, मतलब चेंज नहीं होगी, सिर्फ देखा जाएगा। और एक चीज आपको और भी बता देता हूँ कि जो वेबसाइट्स PHP में बनी होती हैं उनका जो PHP का कोड है वो नहीं देख सकते हम, उनका सिर्फ और सिर्फ HTML कोड ही हमें यहाँ पे नजर आता है। ये उसकी सिक्योरिटी है PHP की, तो PHP के कोड को आप यहाँ देख भी नहीं सकते, वो उसी वक्त आएगा जब आपके पास उसकी सारी परमिशंस होंगी। PHP का कोड सिक्योर होता है, HTML का कोड सिक्योर नहीं है। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है कि हम डिजाइन कर रहे हैं, स्क्रीन कलरफुल बना रहे हैं, ये HTML है। लेकिन जो आपकी वेबसाइट डेवलप हो रही है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग में हम प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे, हम ना वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। हम लोगों ने जो SEO करनी है उसके लिए हमें HTML की जरूरत है। ठीक है, आगे कोडिंग। सो ये तो हो गया एक वेबसाइट की कोडिंग को देखने का तरीका। ठीक है, अब हम जरा ये देख रहे हैं, ये भी पता लग गया हमें। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई अब हमने कहाँ से शुरू करना है, हमें पहले क्या पता होना चाहिए। ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये फाइल क्या है, ऐसे ही है ना, ये कौन सी फाइल है, ये कैसे बनेगी, इस फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, और इस फाइल के स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंटैक्सिस क्या है। यही है दो तीन बातें जो हमें समझनी है। मैं यही दो तीन बातें समझनी है ना, कि भाई ये फाइल कौन सी है, इस फाइल का क्या नाम होगा, टाइप कैसी होगी इसकी, इस फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस फाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
और उन एलिमेंट्स की हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी हम उनको समझ पाएंगे। और वो एलिमेंट्स जिनका हमसे ताल्लुक है, ये पूरी की पूरी जो कोडिंग लिखी है इसका हमसे ताल्लुक नहीं है, इसमें से कुछ पार्ट्स हैं जिनका हमसे ताल्लुक है, वो वाले पार्ट्स हमने देखने हैं और बाकी के पार्ट्स को हम लोगों ने इग्नोर कर देना, यानी उसमें हमने जाकर कुछ भी नहीं करना। वो वेबसाइट का डिज़ाइन है, हम वेबसाइट के डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं करने वाले, हम वेबसाइट की उन चीज़ों में चेंजेस करेंगे जिसमें गूगल हमें कह रहा है कि भाई वेबसाइट को रैंक करवाना है तो ये मेरी चीज़ें मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं ज़रा, मैं ये इस वक्त मैं सिंपल नोट पैड में हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों ने कौन सा नोट पैड यूज़ करना है, हाँ प्लस तो कर लिया हुआ इंस्टॉल, सबने कर लिया हुआ, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल मैं स्ट्रक्चर इसी में बताने लगा हूँ आपको। सबसे पहली बात क्या है कि जो आपकी फाइल है जिसने लोड होना है, जो एक फाइल है या एक से ज़्यादा फाइल है, वो किस टाइप की फाइल है, HTML टाइप की फाइल है, ठीक है। और जो फाइल ऑटो लोड हो रही है उसका नाम या तो डिफॉल्ट होगा या इंडेक्स होगा। क्या नाम होगा, या डिफॉल्ट या इंडेक्स होगा। कोडिंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अच्छा अब हम जरा इधर आते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले नाम रख लें और सिर्फ एक फाइल का नाम इंडेक्स होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी वेबसाइट में हर फाइल का नाम इंडेक्स होगा। इंडेक्स सिर्फ वो वाली फाइल है जो ऑटो लोड करनी है हमें। हम चाहते हैं ना हमारी वेबसाइट खुद ब खुद ही लोड हो, पहला पेज खुद ही ये वाला होना चाहिए। तो जिस फाइल को आप पहला पेज बोल रहे हो उसका क्या नाम होना चाहिए, इंडेक्स या डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये आपने नहीं रखना, मैं कह ये हम लोग नहीं रखेंगे, ये चीजें तो बनी ही आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ तो डिफॉल्ट की फाइल को देखूंगा या इंडेक्स की फाइल को देखूंगा और उसमें जाकर चेंजेस शुरू करूंगा। और हम जो एसईओ करते हैं सबसे पहले होम पेज पे करते हैं। आप देखते हैं ना जब भी कुछ सर्च करते हो तो मोस्टली केसेस में होम पेज आता है, और उन्हीं वेबसाइट को हम अच्छा समझते हैं जिनके आगे लंबे यूआरएल्स होते हैं। वो होता है कि भाई ये तो आगे से सब पेजेस आ रहे हैं ना, सब पेजेस भी आने चाहिए, मगर पहले क्या आना चाहिए, होम पेज आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको सेव करें जरा। फाइल सेव करना तो सबको आती है ना, हाँ, नोटपैड में फाइल सेव करना, वर्ड में फाइल सेव करना, एक्सेल में भाई जैसे दूसरे प्रोग्राम में फाइल सेव होती है इसमें भी वैसी ही होगी। लेकिन फाइल सेव करते हुए क्या लोकेशन होगी, हर किसी ने अपनी मर्जी की जगह पे सेव करना है। भाई कोई डेस्कटॉप पे कर रहा होगा, कोई सी पे कर रहा होगा, कोई डी में कर रहा होगा, है ना, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले तो एक सैंपल के तौर पर फाइल को सेव कर लेते हैं कुछ भी किए बगैर। जी क्या करें, सेव में जाए। ये तो सेव करने का तरीका ही बता रहा हूँ भाई, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई फेमिलियर ना हो तो उसे पता लग गया कैसे सेव करनी है। तो ये सेव की विंडो आ गई है हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेव एज। ये क्या है, लोकेशन। ये लोकेशन क्या होगी, आपकी होगी, यानी आप लोगों ने अपनी मर्जी से ये लोकेशन सेट करनी है कि भाई आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। डेस्कटॉप पे फाइलों को सेव नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि आप अपना प्रोजेक्ट करोगे, डेस्कटॉप पे फाइलें सेव करोगे और एक दिन आपको लगेगा भाई ज़बरदस्त प्रोजेक्ट रेडी है, अगले दिन आपकी विंडो क्रैश हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेस्कटॉप भी गया ना साथ, आपका तो नुकसान हो गया। इसलिए आप अपनी फाइल्स को हमेशा अदर ड्राइव में सेव करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 ड्राइव्स हैं, अगर 2 नहीं है तो मैं जब विंडो इंस्टॉल करवाऊँ तो कम से कम 2 ड्राइव जरूर बनानी है, एक सी होगी और एक डी होगी। बल्कि आजकल तो स्पेस इतनी सारी होती है, आपको 2 से भी ज़्यादा बनानी चाहिए। तो आपने सी ड्राइव में अपना डाटा नहीं रखना, क्योंकि अगर आपकी विंडो जाएगी तो सी ड्राइव पूरी की पूरी जाएगी। लेकिन अगर आप नई विंडो भी इंस्टॉल करेंगे तो डी को कोई टेंशन नहीं है, हाँ, डी पे जो कुछ पड़ा हुआ है जैसे पड़ा हुआ है वैसे का वैसे ही रहेगा। जब आप दोबारा से नई विंडो इंस्टॉल करोगे तो आप उन फाइलों को यूज कर सकते हो। तो इसलिए आपको कभी भी अपना डाटा डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना, ठीक है। एनीवेज यहाँ से आकर हम अपनी लोकेशन बता रहे हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ भाई ये पीसी में आया हुआ है और मैं कहाँ फाइल सेव करना चाह रहा हूँ, ये मैंने लोकेशन चूज कर ली है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई ये जो 1 2 3 का फोल्डर है ना, मैं इस पर सेव करूँगा। सो मैंने इसे चूज किया। अब नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, फाइल नेम लिखा हुआ आ गया, नीचे उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टाइप। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने कौन सी फाइल बनानी है। जी मैंने क्या बताया, हमने कौन सी फाइल बनानी है, हाँ, इंडेक्स तो फाइल का नाम हो गया ना, टाइप क्या होगी, HTML। टाइप क्या होगी, HTML। हमारी फाइल की टाइप है HTML। सो हम यहाँ पर आते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं। कोई भी नाम अभी तो रख रहे हैं भाई, अभी तो हम होम पेज तो नहीं बना रहे ना। हाँ ये हो सकता है कि बाद में मुझे लगे कि यही होम पेज था तो मैं रीनेम कर दूंगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ तो अभी तो हम कोई सी भी फाइल बना रहे हैं, इसलिए हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप नोटपैड में होंगे, इस वक्त मैं सिंपल नोटपैड में हूँ, आपको HTML एडिटिंग नोटपैड में भी आनी चाहिए और दूसरे एडिटर्स में भी आनी चाहिए, ठीक है। सो नोटपैड कैसा प्रोग्राम है, इसमें किस तरह की फाइलें बनती हैं जी। नोटपैड में किस तरह की फाइलें बनती है, विंडोज के अंदर एक यूटिलिटी है नोटपैड, हाँ,
टेक्स्ट फाइल है। मतलब नोटपैड क्या है भाई, मोबाइल में भी तो होता है ना नोटपैड आपके, उसमें भी तो टाइपिंग शाइपिंग ही कर रहे हो, तो बस डाटा टेक्स्ट की शक्ल में सेव कर लेते हो अपने पास। तो नोटपैड किस तरह का एप्लीकेशन है? टेक्स्ट एडिटर है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर। मतलब इसके अंदर डॉक्यूमेंट फाइलें नहीं बन रही, इसमें अकाउंटिंग की फाइलें भी नहीं बन रही, इसमें पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी नहीं बनती भाई, इसमें सिंपल टेक्स्ट फाइल्स बनती हैं। सिंपल टेक्स्ट फाइल का क्या मतलब है कि टेक्स्ट की शक्ल में जो हम इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फॉर्मेट क्या है? टेक्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, हमें तो टेक्स्ट नहीं चाहिए ना, कि हमें टेक्स्ट चाहिए, हमें चाहिए HTML। हमें क्या चाहिए? HTML। इसलिए आपने अगर नोटपैड यूज कर रहे होंगे, आप नोटपैड में भी कर सकते हो भाई, ये पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन कर लें, कर सकते हैं प्रैक्टिस इसमें भी जाकर। तो हम सबसे पहले क्या चूज करेंगे, इसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए। एक्सटेंशन क्या होती है? जैसे ये लिखा हुआ है static.txt, मतलब उसकी टाइप आ रही है ना, कि इस फाइल की टाइप क्या है, पता लग रहा है हमें इसकी टाइप क्या है, txt है। हमें कौन सी चाहिए? हमें HTML चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं txt रहने दूंगा तो वो तो HTML बनेगी नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये नीचे वाले हिस्से में क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सेव एज टाइप। इसका क्या आपको नजर आ रहा है? बहुत दूर बैठे हैं आप, करीब आ जाए चेयर लेकर, आपको नहीं नजर आएगा, ऐसे ही आपको लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन घर जाके लगेगा कुछ नहीं किया आपने। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इतनी दूर से तो बिल्कुल नजर आने के चांसेस बहुत कम है। इधर स्पेस है, अगर आप उधर आ जाओ तो। चेयर नहीं है? ठीक है, देख, ठीक है ना, चेयर देख लें पहले जी। अब यहां से हम इसको क्लिक करते हैं, जहां पर लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपको लगता है कि हमने वेबसाइट की फाइलें बनाते हुए, HTML फाइलें बनाते हुए, हमें कभी भी जो लोग करीब आना चाहे आ सकते हैं यार? इतनी दूर से कैसे नजर आता होगा आपको? मुश्किल से मैं ही नजर आ रहा हूँ बस, है ना? ये वाली इतने छोटे छोटे कैरेक्टर्स कैसे नजर आएंगे? इतनी दूर से तो नहीं आएंगे। ये तो सबको पता लगेगा कि टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, इसकी टाइप टेक्स्ट तो नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ इसको, भाई HTML नहीं आ रहा यहाँ कहीं, क्या आ रहा है यहाँ पे? तो कहीं HTML ही नहीं है, क्योंकि ये तो टेक्स्ट एडिटर है। मगर इस टेक्स्ट एडिटर में मैं किसी भी तरह की फाइल बना सकता हूँ, लेकिन तरीका क्या होगा फिर? मैं इसकी टाइप को चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट को मैं यहां से चेंज करूंगा। क्या किया मैंने? ऑल फाइल्स। अब मैंने उसे कहा भाई मैं कोई भी फाइल बनाने वाला हूं। अब मैं इधर आता हूं ऊपर, जहां लिखा हुआ है फाइल नेम, यहां पर आकर मैं अपनी फाइल का कोई सा भी नाम दे देता हूं। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम डी के ऊपर 1 2 3 में एक फाइल बना रहे हैं। चले जी, मैं इस फाइल का नाम ही क्या रख लेता हूं, इसमें वैसे ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आपको कंफ्यूज करेगा। हम एक काम करते हैं नया फोल्डर ही बना लेते हैं, ठीक है? HTML के नाम से तो कोई नहीं बना हुआ ना पहले, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस। ठीक हो गया। अब यहां पर आकर फाइल का नाम रखते हैं जी first.html। ये है फाइल का नाम। अब आपको पता लग गया फाइल का नाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये इसका डिजिटल मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे ही फाइल नेमिंग की बात कर रहे हैं। एक नाम का हिस्सा होता है और एक एक्सटेंशन का हिस्सा होता है। डॉट से पहले वाला जो पार्ट होता है वो नाम कहलाता है, और डॉट के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो एक्सटेंशन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन की इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि HTML फाइलें जो होंगी उनकी एक्सटेंशन क्या होगी, .htm या .html। हम लोग .html ही रखते हैं, ठीक है? सो हमने फाइल का नाम रख लिया जी first.html, यानी कि ये मैंने एक पहला प्रोसेस कंप्लीट किया जिसमें हमें फाइलों को सेव करना है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, पहले एक दफ़ा फाइल को सेव कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल एस करते रहेंगे, ठीक है ना? बार बार सेव करने की जरूरत नहीं ना। यानी कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, 4-5 लाइनें लिखी, फिर कंट्रोल एस कर दिया, फिर 1-2 लाइनें ऐड की, फिर कंट्रोल एस कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि भाई काम तो सारा कर लूँ, बाद में पता लगे लैपटॉप नहीं था, डेस्कटॉप था। जैसे ही डेस्कटॉप PC आपका ऑफ हुआ, आपका सारा डाटा ही चला गया। तो साथ साथ इसको पैरेलल सेव करते रहें, ठीक है? इसको मैंने सेव का बटन दबा दिया। चलिए, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, ब्लैंक पेज है। हाँ, अब हम अगले मरहले में जरा समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है HTML फाइल का। अभी हमने क्या किया, एक HTML फाइल बनाना सीखी है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है भाई। सेव में गए हैं, नाम रखा है, मगर खास क्या किया है, खास क्या किया हमने, एक्सटेंशन उसकी .html रखनी है, ठीक है ना? नाम तो कोई भी हो सकता है, मगर उसकी एक्सटेंशन .html होनी चाहिए। हमने वो कर लिया प्रोसेस। अब जरा पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं
भाई स्ट्रक्चर जैसे मैं कहूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ऊपर टाइटल बार आ रही होती है, फिर टैब्स आ रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, फिर रूलर आ रहा होता है, तो ये स्ट्रक्चर है ना उसका। इसी तरह हम समझते हैं कि जब हमें HTML फाइल बनानी है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर कोई इतना कलरफुल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं। कोडिंग में मैं कोडिंग इन्वायरमेंट में है, इसलिए हमें उसके कोडिंग के स्ट्रक्चर को समझना है। अब ये स्ट्रक्चर समझना, मैं अभी फाइल नहीं बनाने लगा, अभी भी मैं फाइल नहीं बनाऊंगा, यानी कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे हम एग्जीक्यूट करें, बल्कि हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। यहां लिखा जी मैंने सबसे स्टार्ट पर क्या लिख दिया, HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एब्रीविएशन मुझसे नहीं पूछना है, गूगल जाके करना है, सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब ये देख रहे हो, इसके साथ मैंने एक लगाया लेस देन और एक लगाया ग्रेटर देन। लेस देन का मतलब क्या था कि स्टार्ट हो रहा है, और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, एंड हो रहा है, और उसके बीच में मैंने अपना कोई रिजर्व वर्ड ऐड कर दिया। इसे हम बोलते हैं टैग। ये हैशटैग नहीं है, ठीक है, मैंने कहा ये हैशटैग नहीं है, ये फॉर्मेटिंग टैग्स है। क्योंकि हम इंटरनेट पर जा रहे हैं तो इंटर टेक्स्ट HTML तो एक सिंपल टाइपिंग है ना, तो ऑनलाइन वो ब्राउजर को कैसे पता लगेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो इस टैग की मदद से ब्राउजर को पता लग रहा है कि आप इस वक्त फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। सो जहां से मेरी HTML फाइल शुरू हुई है वहां पर मैंने कौन सा टैग लगाया, HTML का। HTML का टैग लिखने का क्या तरीका है, हर टैग लिखने का यही तरीका होगा HTML का। क्या तरीका है जी, लेस देन लगाएंगे, उसका नाम लिखेंगे टैग का, और ग्रेटर देन लगाएंगे, तो ये टैग का स्टार्ट है, इसे हम बोलेंगे कि भाई टैग स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब यहां पर आया, आप ये समझो मैं आखिर में आ गया, मैं तो कुछ नहीं ना किया, तो मैं कह रहा हूं भाई यहां पे क्लोज कर रहा हूं, फिर मैंने एक स्लैश लगाया और फिर दोबारा से वही सब कुछ रिपीट कर दिया, ऐसे ही है। मैंने कहा एक स्लैश लगाया और फिर वही रिपीट कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, स्लैश HTML, इसका मतलब है एंड। इसका क्या मतलब है, एंड कर दिया हमने, यानी कि ऊपर क्या है, स्टार्ट, यानी अगर आप सिर्फ नाम लिखोगे तो पता लग जाएगा ये क्या है, ये स्टार्ट है, और अगर आप उसके साथ स्लैश लगाओगे तो ये क्या है, एंड है। मतलब इतने से मैसेज ने क्या बताया कि भाई यहां से HTML शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब अगर मैं उसको कोडिंग को आपको दिखाऊं तो जरा चेक करें वहां पर ये है कि नहीं है, ये देखें लाइन नंबर 1 में है, यही लिखा हुआ है ना, और अगर आप बिल्कुल एंड पर जाओगे ना जहां पर ये खत्म हो रही होगी तो वहां पर एंड भी लगा होगा, लगा हुआ है, यही हमने सीखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में अब हमारा प्रोग्राम है, इसके बीच में है ना हमारी वेब फाइल। वापस आ जाते हैं जिसमें अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या होता है, अब इसमें जरा एंटर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर अभी फाइल नहीं बनाऊंगा मैं, अभी कोई इनपुट नहीं दे रहा, अभी आपको सिर्फ उसका डिजाइन समझा रहा हूं, जिस डिजाइन को फॉलो अंडरस्टैंड करते हुए हमने चेंजेस करनी है। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, जो ये फाइल है ना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह का है। अब तो समझ में आ गया होगा, इस फाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ही है। मतलब सबसे पहले क्या है, हेड, सर, ठीक है जी, सर कौन से पढ़ाने वाले सर के, आप वाला सर, एक तो होता है हमारे पास हेड, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी का दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, हाँ नहीं इतना गहराई में नहीं जाते, पूरे का पूरे हिस्से को डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी, मैंने कहा दूसरा हिस्सा क्या है, बॉडी, उसके बाद तीसरा हिस्सा क्या होता है, फुट, ठीक है ना। तो इसके भी 3 ही हिस्से हैं, नंबर 1 हेडर, नंबर 2 बॉडी, और तीसरा है फुटर। हेडर को हम डिस्कस करेंगे, बॉडी को भी हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हमारी बॉडी खत्म होगी, जहां पर हमारी कोडिंग खत्म हो जाएगी बॉडी वाली, उसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फुटर कहलाएगा। समझ में आ गई बात की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगला टैग कौन सा होना चाहिए, हेड का टैग होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमने लगाया जी हेड का टैग जी। हेड स्टार्ट हो गया यहां से, मैंने कहा सबसे ऊपर ही हेड आ रहा है ना इसका, अब इसका एंड भी होना चाहिए, कैसे लिखेंगे एंड, उधर जाकर देखे उधर भी यही सब कुछ है कि नहीं है, स्टार्ट पर है, आगे ऊपर हेड लिखा हुआ ये देखें, यानी कि ये भी यहीं से ऐसे ही चल रहा है, मैं कह ये भी ऐसे ही चल रही है ना फाइल। अब आए वापस इसमें, असल में इधर हमने कुछ लिखना होगा लाजमी, वो वेबसाइट आपने देखी ना भरी पड़ी है ना वहां पे, अब वो भी 2 हिस्सों पे भरी पड़ी है, उसमें कुछ हिस्सा जो है वो कौन सा है, उसमें कुछ हिस्सा
डेवलपमेंट से रिलेटेड है और कुछ हिस्सा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, कुछ हिस्सा गूगल के मुतालिक है, कुछ हिस्सा रैंकिंग के मुतालिक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने वो वाली चीजें से उसमें से देखनी है जो रैंक करने से मुतालिक होंगी। जो डिजाइन से मुतालिक है हमें उसे कुछ नहीं करना, हमें वेबसाइट के डिजाइन को चेंज नहीं करना। अगर उसकी कोई खास किस्म का बैकग्राउंड रेड कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है, हमारा इशू नहीं है। उसमें ब्लॉक्स बने हुए आ रहे हैं, ये भी हमारा इशू नहीं है। ये उसने वेबसाइट जिस डिजाइनर से बनवाई होगी उससे ठीक करवाएगा। हमारा इशू ये है कि भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है। वो रैंक करने के लिए हमें क्या करना है, हमने सिर्फ उन एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। तो सर ये हेडर में यानी कि हम कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो हम स्टोर करेंगे? अभी बताऊंगा तो फिर जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। सीक्वेंस से चलते हैं ना, ये तो सीखना है हमने। मैं क्या यही सब कुछ सीखना है, मैं क्या सीक्वेंस से सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब तीसरा, इसके बाद वाला हिस्सा कौन सा है? बॉडी। बॉडी का हिस्सा है। चलें जी, इधर अब हम लगा देते हैं जिसकी बॉडी ऐसी लगेगी ना जी बॉडी, और फिर जहां पे ये खत्म होगी। अच्छा अब हम जरा ये समझ लेते हैं कि जो लोग हमारी वेबसाइट देख रहे हैं, ये हम समझते हैं कि जो लोग हमारी वेबसाइट देखते हैं, यानी मैं अभी लिखूंगा geo.tv peaksolution.edu.pk, तो उनकी एक वेबसाइट खुल के हमारे सामने आ जाती है। वो वाली इंफॉर्मेशन क्या हेड में लिखी हुई है कि बॉडी में लिखी हुई है कि दोनों में लिखी हुई है? जो चीजें लोग देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर चीजें नजर आने लगी हुई हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस हिस्से की बात कर रहा हूं। ये जो हिस्सा जितना भी मैं ड्रैग करके आपको दिखा रहा हूं ना, जहां पर मैंने कहा था टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियो हो सकती है, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं, ये वाला सारा पार्ट जो है जो लोग देख रहे हैं आपकी वेबसाइट का, ये बॉडी है, ये सब का सब बॉडी में है। तो फिर हेड में क्या आएगा? हेड में वो चीजें आएंगी जो चीजें हम गूगल को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। जो मैसेजेस हम गूगल को पहले पहुंचाना चाह रहे हैं वो सारे मैसेजेस हेड में आएंगे। वो क्या मैसेजेस होंगे वही हमने सीखने हैं। हमसे रिलेट करते हुए वो कौन से मैसेजेस होंगे, एक एक करके आप सीखना शुरू कर दोगे उससे, फिर आपको पता लग जाएगा कौन से मैसेजेस हैं। अभी हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया कि लोगों को जो वेबसाइट नजर आती है कोई भी यूआरएल लिखने के बाद, वो कौन सा पार्ट होता है? वो बॉडी का पार्ट होता है। यानी ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, कोई भी वेबसाइट, मैं geo.tv लिखूंगा, न्यूज पढ़ना शुरू कर दूंगा, वो बॉडी में से नजर आ रही है मुझे। पीक सोल्यूशन की वेबसाइट खोलूंगा, उनका सारे की सारी वेबसाइट का कंटेंट नजर आएगा, कहां पर है? बॉडी में नजर आने लगा होगा। ठीक है जी, हेड भी हो गया, बॉडी भी हो गया। मैंने कहा था फुटर की तो जरूरत ही नहीं है हमें। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंटेंट मुझे हेड में चाहिए होगा, जो एलिमेंट्स मुझे हेड में डिस्कस करने हैं, वो मैं कहां लिखूंगा? वो मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, और जो चीजें मुझे बॉडी में डिस्कस करनी है वो चीजें मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, और यही उस वेबसाइट में देख रहे हो लिखा हुआ है। ऐसे ही है ना, इतनी सारी जो कोडिंग है इसी तरह बनी हुई है कि उसमें से कुछ हिस्सा जो था वो किसमें लिखा हुआ था? हेड में, और कुछ हिस्सा किसमें लिखा हुआ था? बॉडी में। पता लगा? जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर क्या हो रहा है? हेड एंड हो रहा है। ये वाला हेड का पोर्शन है। अगर आप देखो तो कितनी लाइनें हेड तक? 196 लाइनों में हेड आया हुआ है। ऐसे ही है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 196 कोड्स लिखे होंगे, या कम से कम 100 कोड तो लिखे ही हुए हैं। हमें इतनों की जरूरत नहीं है। ठीक, अब वापस आ जाते हैं इसमें। जी, ये था स्ट्रक्चर। मैंने कोई फाइल नहीं बनाई, आपने देखा, मैंने कोई प्रैक्टिस फाइल नहीं बनाई है, मैंने कोई HTML का पेज भी नहीं बनाया। मैंने कहा कि हमने जो HTML का पेज बनाना है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाना है। ये स्ट्रक्चर है। इधर क्या आना है, इधर क्या आना है, इन्हीं चीजों को भी हम देखने वाले हैं। उन चीजों को हमें देखना है जो हमसे रिलेट होंगी। ना तो हमने किसी की HTML फाइल बनानी है, सबको पता है ना ये बात। मतलब अगर मेरे से कोई बंदा ये कहेगा कि मेरी वेबसाइट की SEO कर दो, तो इसका मतलब क्या मैं उसकी नई फाइल बनाऊंगा? नो, वेबसाइट उसकी बनी हुई है भाई, ये फाइलें सारी उसकी तैयार हैं। इसके अंदर जो चीजें मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, हम उन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करके गूगल फ्रेंडली करेंगे कि भाई ये वाली चीज लगी तो हुई है मगर ये गूगल फ्रेंडली नहीं है, तो ये गूगल फ्रेंडली कैसे होगी? ठीक है, ये हम लोगों ने सीखना है। तो ये क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी? स्ट्रक्चर। अब हम जरा सबसे पहले एक वेबसाइट का वो टैग देखने लगे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। वो कौन सा टैग होता है? ये देखिए जी, मैंने माउस रखा है इसके बिल्कुल टॉप पर रखा हुआ है ना, जहां पर आपको एक छोटी सी तस्वीर भी नजर आ रही है।
और उसके आगे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, मगर पूरा नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे टैब्स हैं, लेकिन वही चीजें आपको टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। उसके बाद सेपरेटर लगा के मैंने लिखा हुआ है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, और उसके साथ आपको एक तस्वीर भी नजर आ रही है। ये वाला जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये बॉडी का हिस्सा नहीं है कि है? बॉडी तो नहीं है ना, मैंने कहा था ना बॉडी क्या होती है, आपको बताया ना व्हाट इज बॉडी, कि पेज की बॉडी कौन सी है। ये वाला हिस्सा मैंने बॉडी में आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये बॉडी में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हिस्सा कहाँ आता है? हेड में आता है, और ये वो पहला एलिमेंट है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक होती है। ये देखिए, ये मैंने लिखा ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ये जो चीज लिखी हुई आ रही है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को हम आपने देखा, हमने जब कोई चीज सर्च करते हैं तो वो कहां से आइडेंटिफाई कर रहा है? हेड के इसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? जो वेबसाइट का टाइटल आपका आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसी की तो हमने एसईओ करनी है। मैं क्या, इसी चीज को हमने रैंक करवाना है, तो ये एलिमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं हमने पढ़ने आगे जाकर, अभी हम एसईओ के मुतालिक कोई बात नहीं कर रहे। कीवर्ड्स हम हेड में पेस्ट करेंगे जी, वही मैं कह रहा हूँ, कीवर्ड की अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब तक हम HTML एडिट पढ़ेंगे, कुछ चीजें होंगी जो मैं साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मैं इमेजेस लगाऊंगा तो मैं आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन साथ साथ बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी जैसे कीवर्ड है, कीवर्ड को समझने के लिए हमारे 2 से 3 लेसन पूरे हैं। वो कब शुरू होंगे? जब हमारा HTML एडिट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद जब SEO हम शुरू करेंगे, और प्रैक्टिकली भी जब हम किसी वेबसाइट की SEO करते हैं तो उसका जो पहला फेज होता है वो कीवर्ड रिसर्च का होता है। यानी कि सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ये क्या होती है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं, जो ये कहां पर है बेसिकली, ये इसकी बात हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो इस हिस्से पे नजर आ रहा है, ये आपकी वेबसाइट का टाइटल है। क्या है ये? ये वेबसाइट का टाइटल है। ये कहां पे होता है? ये हेड में होता है। इसको लिखना कैसे है, अब ये देख लेते हैं। ये जी हेड में आए, अब इसको मिटा देते हैं जो मैंने वैसे डॉट डॉट लगाए थे, और अब हम एक और टैग देखने लगे जो हमसे रिलेट करता है, बहुत ज्यादा रिलेट करता है, और वो है टाइटल। अब आपको पता लगे ना टाइटल क्या है और कहां पे आ रहा है। हर टैग का एक स्टार्ट है और हर टैग का एक एंड है। तो ज्यादा अच्छी बात क्या होती है, प्रोग्रामर जो होते हैं वो हमेशा ये जो लूप होता है पहले बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर लिखा टाइटल और नीचे लिख दिया एंड टाइटल, तो बात खत्म तो नहीं हुई ना अभी। ये तो हमने बताया कि अब हम टाइटल लिखने वाले हैं। हाँ, टाइटल क्या होना चाहिए? जो हमारी वेबसाइट का कीवर्ड निकलेगा रिसर्च करने के बाद, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, जो आपका फोकस कीवर्ड होगा, उसको कहाँ पे होना है? टाइटल में होना है। जो भी आपका फोकस कीवर्ड है उसे यहाँ पे होना है। सो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ आकर फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, अभी फिलहाल तो हमारा फोकस कीवर्ड क्या है? फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। अभी तो यही है ना, कारपेट को छोड़ दो, वो तो वैसे समझा रहा हूँ ना, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस सीन में क्या है कि फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ SEO। चलो जी, मैंने कहा ये हमारा टाइटल था। अब ये आपको पता लग गया कि अब जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूं, अब जब मैं इस फाइल को चलाऊं तो इसे रन होने, और जब ये वेबसाइट खुलेगी तो टाइटल वाली जगह पर क्या नजर आना चाहिए? फर्स्ट क्लास ऑफ SEO। ये हमने सीखा है अभी तक, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लें, पहले ही सेव किया हुआ था ना, एक दफा से दोबारा से सेव कर लें, चाहे Ctrl+S कर लें, चाहे तो सेव कर लें। कर दिया मैंने सेव। अब ये जहां पर सेव किया था हम वहीं पर आ जाते हैं। कहां पे सेव किया था? दूसरी ड्राइव में किया था ना, प्रैक्टिस रखा था शायद नाम। सबसे पहली बात क्या है कि आपने इस फाइल का नाम HTML रखा, तो इसी वजह से इसका ये आइकॉन नजर आ रहा है। अगर आप घर में प्रैक्टिस करते हैं और ये आइकॉन नहीं आता, ठीक है ना, इसमें कंप्यूटर का कोई कसूर नहीं है, आपने उसकी टाइप सही नहीं बताई है, ठीक है। सेव एज टाइप में जाकर वो मेरा लेसन पहले वाला पार्ट देख लेना जिसमें मैंने आपको फाइल सेव करनी सिखाई। ये वाला आइकॉन जरूर आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि किसी के लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर ये हो ही ना, भाई क्रोम ही ना हो उसके पास, ये आइकॉन तो नहीं आएगा ना। मिसाल के तौर पर किसी ने क्रोम इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, ऐसे हैं कोई साहब जिनके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में क्रोम ना हो? कि सबके पास होता है क्रोम?
हर बंदे पे नहीं, क्रोम के अलावा भी तो फायरफॉक्स भी हो सकता है बेटा। इंटरनेट ब्राउजर सबके पास क्रोम ही है, ठीक है। अगर किसी के पास कोई भी इंटरनेट ब्राउजर नहीं होगा तो उसका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर विंडो का जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये वाला आइकॉन नहीं होगा, एज का आइकॉन आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों सूरतों में बात ठीक है आपकी, लेकिन आपने इसके साथ काम करना है। जिनके पास ये ना हो वो पहले क्रोम इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमने जितनी चीजें के रिजल्ट्स देखने हैं वो क्रोम में देखने हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल ठीक बनी है। अब हम जरा एक काम करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं जी। वो डॉट डॉट नजर आ गया आपको, इसलिए कि वो तो मैंने समझाने के लिए लिखे थे ना, तो उसने ऐसे ही दिखा दिया हमें, ठीक है। उसे इग्नोर कर दें, उसे नहीं देखते हम, और इधर माउस लेकर आते हैं ऊपर वाले हिस्से पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइटल ऐड हो गया। देखिए हमने व्हाइट पेज पे तो कुछ भी नहीं किया ना, वो जो कुछ किया था वो तो मैंने समझाने के लिए किया था, पेस्ट करने के लिए तो किया भी नहीं था। इसलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए जी। मैं वापस इस पे आया और ये रीलोड का बटन है। अब आप जब बार बार फाइल को चेंज करोगे, यहाँ तो डबल क्लिक करके इसे खोलो। ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि पहले से ही खुली हुई है, तो ये रिफ्रेश का बटन बना हुआ है, रीलोड का बटन बना हुआ है। चले, ये व्हाइट एरिया बिल्कुल कुछ नहीं किया अभी हमने। बॉडी में हमने कुछ लिखा है? नहीं लिखा। तो जब बॉडी में लिखेंगे तभी यहाँ पे कुछ आएगा ना। अभी तो हमने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने कहाँ लिखा है? टाइटल लिखा है। तो टाइटल को देखने का क्या तरीका होगा? माउस इस जगह पर लाओगे तो आपको टाइटल नजर आ जाएगा। तो ये है टाइटल को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए एसईओ एक्सपर्ट हमने किसी वेबसाइट को की फाइल क्रिएट नहीं करनी, बल्कि बनी हुई फाइल में आना है। पहले हमने क्या करना है? उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है। जब हमें पता लग जाएगा कि भाई ये इसका प्राइमरी कीवर्ड हमने सेट कर लिया, तो हमने उसको कहां पे लेकर आना है? टाइटल में लेकर आना है। कहां पे लेकर आना है जी? हमने टाइटल में लेकर आना है। टाइटल की जो लेंथ है वो मैक्सिमम हमने रखनी है 60 कैरेक्टर्स। टाइटल की जो हमने लेंथ रखनी है वो कितनी बड़ी रखनी है? 60 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई जो 60 कैरेक्टर से अबव होंगे, क्राउलर उनको क्राउल नहीं करेगा। अभी मैंने एक टर्म इस्तेमाल की है, क्राउलर, ठीक है। अब एंड पे उसको भी समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होंगे, और अगर आपने अपना कीवर्ड पहले 60 कैरेक्टर्स में नहीं दिया, या शुरू में आपने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया और 30 कैरेक्टर तो उसी ने ले लिए, तो बाकी के जो 20-25 कैरेक्टर्स बचे उसमें, और 60 क्रॉस हो गया आपका कीवर्ड। जिसका मतलब क्या हुआ कि क्राउलर कीवर्ड, आपका कीवर्ड क्राउलर तक नहीं पहुंचा। आपको पहले कीवर्ड यूज करना है, और कीवर्ड कितना यूज करना है? अबाउट 60 कैरेक्टर्स में हमें कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हमने ये किया। अब जरा इस वेबसाइट पे भी आकर देखेंगे इसका टाइटल क्या है, जिसको हमने कोडिंग खोली भी हुई थी अभी। ये मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर देखता हूं, और टाइटल ये लिखा हुआ है जी, लाइन नंबर 20, हाँ लिखा हुआ है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। ये हमारा इसमें मेन कीवर्ड होगा, इस वजह से हमने इसको यहां पर इस्तेमाल किया हुआ। यही मैंने आपको बताया, टाइटल और एंड टाइटल। मैं यही बताया ना आपको मैंने कि टाइटल और एंड टाइटल, ठीक है। और अब हमने क्या किया? हमने एक प्राइमरी कीवर्ड और एक सेकेंडरी कीवर्ड को यूज किया। पहली प्रायोरिटी पे हमने क्या रखा? प्राइमरी कीवर्ड। तो ये हमने आज क्या सीखा? एक टर्म मैंने भी इस्तेमाल किया क्राउलर की, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या होता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है? HTML फाइल क्या होती है, उसका डिजाइन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये फाइल कैसे बनानी है, कैसे क्रिएट करनी है। नो डाउट हमें क्रिएट नहीं करनी है, आपने तो इसे बार बार खोलना होगा। तो जब आपको क्रिएट करनी आएगी तो तभी आपको लोड करनी आएगी ना। इसलिए हमने पहले इसको बनाने का तरीका सीखा, और HTML वाले पार्ट में, एडिटिंग वाले पार्ट में हम चीज़ें क्रिएट करेंगे। लेकिन जो अगला पार्ट होगा उसमें, ये जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट ही मैं आपको दूंगा पूरी की पूरी। हाँ, ये वेबसाइट नजर आ रही है ना आपको सोफा वाली, यही वेबसाइट मैं आप लोगों को दूंगा। और आप इस वेबसाइट पे सब कुछ बना हुआ है ना, आप लोगों ने क्या करना है? इसको अपना वेबसाइट बना लेना है, यानी अपनी ऑनरशिप में लेकर अपने ही लोगो लगाएंगे, सब कुछ चेंज करेंगे कि आपकी वेबसाइट लगे। एज ए डिजिटल मार्केटर बनानी है वो बना लें, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं वो बना लें, पोर्टफोलियो बनानी है वो बना लीजिए, आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसी वेबसाइट बनाते हो, ताकि आप इसी के ऊपर एसईओ की प्रैक्टिस करोगे। यानी जो जो कुछ मैं एसईओ को सिखाऊंगा, आप हर स्टूडेंट अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करेगा। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, क्राउलर, कि मैंने कहा भाई क्राउलर उसको क्राउल नहीं करेगा। बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है, जैसे कहते हैं ना भी ऑटो बोट्स होते हैं, बहुत सारे बोट्स होते हैं ना,
तो कुछ डिसेंट बोट्स होते हैं, कुछ इनोसेंट बोट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो फेक एक्टिविटी करने के लिए बॉट्स बनाए जाते हैं। सो गूगल का जो बॉट है उसको हम बोलते हैं क्राउलर। जिस भाई हम कह रहे हैं ना वेबसाइट को रैंक करना है, तो गूगल को कैसे पता लगेगा कैसे रैंक करना है? गूगल का अपना एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं क्राउलर। वो ये चीजें चेक करता है, क्राउल करता है वेबसाइट्स को, और फिर वो देखता है क्राउल करने के बाद कि इनमें से कौन सी वेबसाइट इस काबिल है कि मैं इसको ऊपर करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सब स्टूडेंट्स मुझे पढ़ रहे हैं, हाँ, सो मैं कभी लेफ्ट पे देखता हूं, कभी राइट पे देखता हूं, तो क्लास के एंड पे कुछ मैं रिजल्ट निकाल लूंगा अपने माइंड में, है ना। 10 दिनों के बाद और बेहतर रिजल्ट निकल आएगा। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो बिल्कुल ही सही रिजल्ट निकलेगा। वो पीछे एक स्टूडेंट आकर बैठे हैं, उन्हें मैंने क्रॉल कर लिया हुआ है, ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने आए। आप लोगों ने भी पढ़ने लगे हो, आपने भी क्रॉल होना है। एंड पे क्या होगा? एंड पे ये होगा कि आप ही में से कोई स्टूडेंट्स निकलेंगे टॉपर्स, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, किसी के उससे लो होंगे। तो यही एसईओ है ना। तो मैं आपको क्रॉल कर रहा था, इसी तरह गूगल आपको क्रॉल करने लगा हुआ है। गूगल कैसे क्रॉल कर रहा है? अपने एप्लीकेशन से क्रॉल कर रहा है। उसका नाम क्या है? उसको टेक्निकली हम क्या बात कहते हैं? क्रॉलर। और उसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो बात, अब आपको ये भी पता लग गया कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्रॉलर के पास जाना है बार बार। और क्रॉलर आपको दिखेगा नहीं, हाँ, क्रॉलर दिखने वाली चीज नहीं है, नजर नहीं आई है आपको। एक एप्लीकेशन है जो कि रोजाना की बेसिस पर आपकी चीजों को चेक करने लगा हुआ है। और उसी वजह से आप देखते हैं, आप गूगल पर जाके कुछ टाइप करते हो तो कितनी सारी सजेशंस आ जाती हैं। बेसिकली इंडेक्सिंग हुई होती है ना, और वेबसाइट के कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग हुई होती है, और उसके अगेंस्ट उसके सर्वर पे वो चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे कोई बंदा कुछ लिखता है तो वो अपने सर्वर से निकाल कर एकदम दे देता है ना, कि लो भी ये वाली वेबसाइट। जैसे किसी बंदे ने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, एक तो उसने सजेशन भी दी होगी आपको। उसके बाद जैसे ही आपने लिखा तो गूगल के पास कुछ रिकॉर्ड भी होगा कि भाई abc.com को पहले नंबर पर आना है, XYZ को दूसरे नंबर पर आना है, इसको तीसरे नंबर पर आना है। तो वो डाटा उसके सर्वर पर पड़ा हुआ है, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में गूगल दिखा देगा आपको। वो सर्वर पर कैसे जा रहा है वो कोई बंदा मैनुअली नहीं ऐड कर रहा, वो उसके इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ ऑटो रैंक होकर सर्वर पे रखा जा रहा है, और वहीं से वो निकाल कर दे रहा है। इट इज कॉल्ड रैंकिंग। यही आपकी रैंकिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टर्म क्राउलर मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा पढ़ाते हुए कि भाई क्राउलर के लिए जाना है, ठीक है। क्राउलर आगे क्या क्राउल करता है, ये हमारा एसईओ का टॉपिक होगा। ये अभी आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर क्राउल का वर्ड इस्तेमाल करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अब कब क्राउल नहीं होगा? मिसाल के तौर पर इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप में से कोई एक स्टूडेंट रोजाना अपने किसी फ्रेंड को लेकर आ जाता है, हाँ, तो मैं सबको क्राउल करूंगा ना, उसे क्राउल करूंगा? नहीं करूंगा भाई, वो रजिस्टर ही नहीं हुआ यहाँ पर, मैं उसे क्यों क्राउल करूंगा? तो यहाँ पे दूसरी सूरत क्या है, मैं उसको भी क्राउल नहीं करूंगा कि जो बंदा यहाँ पर आकर दूसरी तरफ बैठ के मोबाइल से खेलता रहे। कि तो मैं उसे कहूँगा भाई क्या कर रहे हो? कहेगा नहीं बस जी मैंने एडमिशन लेना था, बस मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं खेलता है यहाँ पे आकर। तो मैं कहूँगा भाई तुम उधर मुँह करके बैठ जाओ, उसे भी नहीं क्राउल करूँगा, मैं नहीं करूँगा ना उसे भी क्राउल। तो गूगल सिर्फ उन चीज़ों को क्राउल नहीं करेगा जो गूगल फ्रेंडली नहीं होंगी, बाकी सबको वो क्राउल करेगा। और फिर देखेगा कि कौन से लोग, अब क्राउल करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी होंगे। टेक्निकल फैक्टर्स का क्या मतलब है कि भाई टेक्निकली वो इस काबिल भी है कि लोड की जा सकती है कि नहीं, वेबसाइट लोड ही नहीं होती, ये टेक्निकल फैक्टर में आ जाएगा ना। और दूसरा क्या है कि टाइटल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। मिसाल के तौर पर किसी ने लिखा हो टाइटल में वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, तो क्या ये कीवर्ड है? तो जितना मर्जी क्राउल करवा ले, कीवर्ड पे तो वो ऊपर रैंक नहीं करेगा ना, वो वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग पे ही रैंक करेगा, या वेलकम टू एबीसी कंपनी का नाम लिखा होगा तो उसी पे ही रैंक कर रहा होगा। तो ये काम है क्राउलर्स का, ठीक है। सो हमने आज एक चीज आपने करनी है, हम जितना काम करें, छोटा सा काम करें, बड़ा काम करें, अगले दिन आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस काम में। क्योंकि आपकी अगर एक्सपर्टीज होगी उस काम में, मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा काम तो किया भी नहीं है, छोटी सी एक फाइल ही बनाई है ना हम लोगों ने, यही वाली फाइल जो है आपने इसकी प्रैक्टिस एक से ज्यादा दफा करके आनी है। जैसे अभी हमने लिखा है ना फर्स्ट क्लास, तो आप मुख्तलिफ तरह की फाइलें बनाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको स्ट्रक्चर जुबानी याद हो जाए, और टाइटल का पर्पस जुबानी याद हो जाए, और फाइल सेव करने का तरीका भी जुबानी आता हो। बस ये है हमारा आज का काम। और इसके बाद नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं आप, कीजिएगा। वैसे मैं अगली जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो नोटपैड प्लस में करवाऊंगा, ठीक है। यानी कि अगली जो हम सेशन, ये मैंने इसमें सेशन इसलिए किया कि आपको पता होगा भाई नोटपैड में भी कर सकते हैं ये काम, ठीक है।